नमस्कार, मैं अनुज तिवारी, इकोनॉमिक फैकल्टी अभ्युदय बलरामपुर। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कल की क्लास के लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक गजब का वाकया घटा कि कल मैंने पूरी क्लास रिकॉर्ड कर डाली, बट बीच में माइक डिस्कनेक्ट हो गया था और मैं उस बात का ध्यान नहीं दे पाया। पता चला कि पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि कल की क्लास भी मैंने सवा 3 सवा 2 घंटे के आसपास, लगभग 2 घंटे 20 मिनट की थी, अप्रॉक्स ढाई घंटे होने वाले थे कल की क्लास को। और मैंने मैक्सिमम टॉपिक भी कल कवर कर डाला था। 18 से 20 पेज की पीपीटी मैंने आपके लिए लिख डाली। लिख-लिख के हर एक चीज़ मैंने समझाया, बट वॉइस की प्रॉब्लम की वजह से कल का पूरा मेहनत बेकार हो गया। आपके कमेंट्स भी आ रहे थे बैक टू बैक। साथ ही में पहली बार कल राकेश सर क्या कहते हैं, राकेश रमन सर के भी कमेंट्स आ गए उसी में कि वॉइस इश्यू है। तो फिर हमें बाद में उस वीडियो को डिस्कनेक्ट करना पड़ा, हटाना पड़ा। तो आज मैं कुछ नए टॉपिक्स पढ़ाने वाला था आपको, बट अब वो नए टॉपिक्स शायद आज नहीं पढ़ा पाऊंगा। उन्हीं टॉपिक्स को मैं एक बार आपको बहुत क्विकली रिकॉल करूंगा, और जो हमारा रेस्ट टॉपिक है उसको हम किसी एक टॉपिक को आज जरूर कवर कर लेंगे। तो कल के लिए आई एम लिटरली सॉरी। तो कल हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था वो मैं एक बार जरूर आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ कि हम लोगों ने कल कौन सी टॉपिक कवर किया था। कल की अगर मैं बात करूं, हालांकि मोर और लेस देन पूरे टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या कवर किए ये मैं एक बार आपको दिखा के चलूंगा। जैसे कि अगर मैं अभी आपसे बात करूं तो हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है अपना एक नेशनल इनकम, ये हमारा कवर हो चुका है। बीओपी हमारा कवर हो चुका है। बैंकिंग कवर है, इन्फ्लेशन कवर है, मनी कवर है। अच्छा, आप बोल रहे हैं उधर से कि सर बैंकिंग में कुछ टर्म्स बचा है, बैंकिंग आधा ही खत्म हुआ है। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बट हमारा मनी मार्केट कवर हो चुका है, कैपिटल मार्केट कवर हो चुका है, बजट हमारा कवर हो चुका है। बचा क्या है? ये बचा है हमारा टैक्सेशन। मैं इसी को सोचा था कि आज नेक्स्ट डे मैं टैक्सेशन कवर करूंगा, इकोनॉमिक सर्वे कवर करूंगा, और इसी के साथ में मैंने कहा था कि मैं इंडस्ट्री कवर करूंगा। ये हमारा आज का टॉपिक टॉपिक था। और मैंने एक आपसे कहा था कमेंट करने के लिए कि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जो करंट का रिसेंटली वाला सारा डेटा है वो भी मैं आपका कवर कराने की कोशिश करूंगा। इन पूरे टॉपिक से कहीं भी सिर्फ करंट का डेटा, मैं किसी टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। मैं बजट के सिर्फ आपसे घाटे की बात करूंगा, कितना बजट प्रस्तुत हुआ सिर्फ उसकी बात करूंगा। इतने ही मैं बातें करूंगा। टैक्सेशन में स्टीम टैक्स स्लैब की बात करूंगा। इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी में सिर्फ पॉलिसी रेट की बात करूंगा। बीओपी में सिर्फ आयात निर्यात की बात करूंगा, इंपोर्ट कवर की बात करूंगा, फॉरेस्ट रिजर्व की बात करूंगा। और इसी के साथ में जो हमारा डेट रहे वो कितना है, टैक्स ऑन जीडीपी रेशियो कितना है, डेट ऑन जीडीपी रेशियो कितना है, हमारा किन देशों के साथ इंपोर्ट ज्यादा है, किन देशों के साथ एक्सपोर्ट ज्यादा है, कितना इंपोर्ट इस बार किन वस्तुओं का, कितना हमने एक्सपोर्ट किया है किन वस्तुओं का। ये सारी चीजें सिर्फ हम फैक्ट पे काम करेंगे। मनी मार्केट में भी, कैपिटल मार्केट में भी, कि कैपिटल मार्केट में हमारा एफडीआई कितना हुआ, एफआईआई कितने हैं, क्यूएफआई के माध्यम से क्या फंड आया है, हमारे यहाँ राउंड ट्रिपिंग कितनी हुई है इस बार। स्विस जो हमारा स्विट्जरलैंड वाला एक तरीके से राउंड ट्रिपिंग वाला रूट है, चाहे वो सिंगापुर वाला रूट हो, चाहे वो मॉरिशस रूट हो, या कोई अन्य रूट है, यूके रूट है, तो इन दोनों रूट के माध्यम से कितना एफडीआई हुआ है, ये हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में मैं भी थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ, मुझे पता है। इसी के साथ ही में हम इंडस्ट्री में बात करेंगे, कौन से अभी अपडेटेड हुए हैं, हमारे कोर सेक्टर्स कौन से हैं, मिनी रत्न क्या है, महारत्न क्या है, नवरत्न क्या है, इनकी कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से घटे हैं कौन से बढ़े हैं, इन चीजों पे हम बात करेंगे। 5 ईयर प्लान पे कुछ हम बात करने वाले थे। पॉवर्टी और एग्रीकल्चर वाला सेशन हम कल ही कवर कर चुके थे, बट वो वीडियो फाइनल हो नहीं पाया, तो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कल क्या क्या बातें किया था, एक क्विकली मैं आपके साथ अपडेट करता हूँ। कल हम लोगों ने इतने टॉपिक्स पे बात किए थे, मैं आपको ये तो बाद में दिखाया था, बट कल हमने क्या क्या कवर किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने कल बेरोजगारी को कवर किया था, गरीबी को कवर किया था, कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी वो हमने देखा था, एग्रीकल्चर हमने कवर कर लिया था, खनिज का डेटा हमने कवर किया था, और हमने कुछ टर्म्स कवर किए थे। ये 6 टॉपिक मैंने कल बहुत मेहनत से आपके लिए कवर किया, बट उस पे पानी फिर गया। कहते हैं ना, वो कौन सा गाना था याद नहीं आ रहा है मुझे, आप कमेंट करिएगा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और हमारा सिलेबस आंसुओं में भी मेरे बह गया। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम डेटा ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम डेटा देखेंगे। देखिए, इस बार के डेटा पे मैंने क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बार के डेटा में मैंने एक थोड़ा सा आरएनडी किया है।
जैसे मान लीजिए इस बार मैंने कोयला पढ़ा, क्या पढ़ा? मैंने कोयला पढ़ा। तो कोयला में 2 चीज़ें होती हैं। एक, पहला कि कौन-सा भंडारण वाला राज्य है और कौन-सा उत्पादन राज्य है, ठीक? मैं उत्पादन ऐसे लिखता हूँ बट बार-बार मैं गलत लिख देता हूँ। कौन-सा उत्पादक राज्य है, 2 ही हुआ। या तो भंडारण होगा या तो उत्पादक होगा। ये क्या हो सकते हैं? ये राज्य हो सकते हैं। यही सेम सिनेरियो हम विश्व के स्तर पर देखते हैं कि विश्व में कौन-सा कोयले का भंडारण देश है और विश्व में कौन-सा कोयले का उत्पादक देश है। तो हम यहाँ पे भी उत्पादक देश देखेंगे और यहाँ पर हम भंडारण देश देखेंगे। दैट्स क्लियर। मतलब हम कोयला के राज्य देखेंगे, कोयला का देश दोनों एक साथ देखेंगे, जिससे कि हमें देश में राज्य भी पता चल जाएगा और हमें देश में भी कौन से वो भी पता चल जाएगा। ये मैंने पहली बार आपके लिए करने की कोशिश की है। तो हम लोग आते हैं अपने खनिज और भंडारण पे कि भंडारण क्या है और उत्पादन क्या है। आज मैं कौन सा पेन लूं, क्योंकि कल ऑलरेडी मैं सारे पेन यूज करके आपको समझा चुका था, तो आज मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। क्लियर। देखिए यहाँ पे जो मैंने लिया बस मैं रिकॉल कर रहा हूँ, कल पूरा डिस्कशन मैं कर चुका था। सबसे पहले हमने कोयला लिया है और कोयले में ये भंडारण वाला पार्ट है और ये उत्पादन वाला पार्ट है। साथ ही में जो मैंने बगल में लिखा है ये भंडारण का भंडारण देश है और जस्ट बगल ये वाला हमने यहाँ पे भंडारण के साथ ही में उत्पादक देश भी लिख रखा है। तो भंडारण राज्य, भंडारण देश, उत्पादक राज्य और उत्पादक देश। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो कोयले में सबसे ज्यादा भंडारण किन राज्यों में है? उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये भंडारण राज्य हैं। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ यूएसए, रशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये भंडारण देश हो गए। वहीं पे अगर मैं उत्पादक राज्यों की बात करूँ तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आपको याद रखना है कि भंडारण और उत्पादन में उड़ीसा सेम है, बट भंडारण और उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो रैंक है वो आगे पीछे हो जाता है। तो इतना आप याद रखिएगा। वहीं पे अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया, ये कोयले के उत्पादक सबसे बड़े 3 देश। वहीं अगर मैं अभ्रक की बात करूं तो अभ्रक में भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करने सॉरी भंडारण वाला कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि उत्पादक राज्यों में तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। क्लियर हो गया। अगर मैं अब देश की बात करूं कि अभ्रक में भंडारण के मामले में कौन से देश हैं, तो मेरे दोस्त भारत अभ्रक के भंडारण में एक का क्षेत्राधिकार रखता है। लगभग माना जाता है 99% से ज्यादा अभ्रक भारत में ही पाए जाते हैं विश्व का, और यूएसए के पास भी हैं। वहीं पे अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो चाइना उत्पादन में नंबर 1 है, मेडागास्कर नंबर 2 में है और यूएसए 3 पर है। हम भंडारण में तो हैं बट अभी हम उनका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर। कल मैंने एक चीज आपसे कहा था करंट इकोनॉमी की करंट क्लास में कि हम यहाँ पे थोड़ा सा जियोग्राफी भी खेलेंगे। जो जियोग्राफी में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे कि जैसे उत्पादक देशों में चाइना, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया सॉरी अमेरिका है, तो मेडागास्कर कौन सी जलधारा है? आपको बताना है कि मेडागास्कर में आसपास कौन सी जलधारा है, ये बताना है। इसी के साथ ही में हम कौन सा अगला देखे थे? मैग्नीशियम। अब अगर मैं मैग्नीशियम के भंडारण राज्यों की बात करूं तो नंबर 1 पे है उड़ीसा, नंबर 2 पे कर्नाटक और नंबर 3 पे मध्य प्रदेश है। वहीं अगर मैं उत्पादक राज्यों की बात करूं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा ये उत्पादक राज्य हैं। एटलीस्ट 3 तो हमें याद रखना ही है। अगर मैं मैग्नीज के उत्पादक देशों की बात करूं तो उत्पादक में कौन से हैं? साउथ अफ्रीका, गैबोन और ऑस्ट्रेलिया, ये उत्पादक देश हैं। भंडारण में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना, ये भंडारण करने वाले देश हैं। क्लियर। ये कल मैंने मैप के माध्यम से भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी, बट दुर्भाग्य ये था कि मैं आपको समझाने में नाकामयाब रहा, मेरी आवाज नहीं गई। अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट भारत में जो भंडारण राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है। अगर वहीं पे मैं उत्पादक राज्य की बात करूं तो तमिलनाडु, उड़ीसा और झारखंड, ये उत्पादक राज्य हैं। अगर मैं वहीं पे भंडारण वाले देश की बात करूं तो भंडारण देश में चाइना नंबर 1 पे है, ब्राजील और मोजाम्बिक है। साथ ही में मैं उत्पादक देश की बात करूं तो चाइना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर है। अब आपको बताना है कि मोजाम्बिक कैसी जलधारा है और मेडागास्कर कैसी जलधारा है। ये मैंने यहाँ पे मोजाम्बिक लिख रखा है, कौन सी जलधारा है और ये कहाँ की जलधारा है, ये आपको बताने का
काम करना है। वहीं पे अगर मैं बात करूं लोहा, तो लोहा भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट टाइप्स के पाए जाते हैं। तो हेमेटाइट टाइप के पाए जाते हैं और एक मैग्नेटाइट पाया जाता है। यहाँ पे मुझे भंडारण वाला ही सिनेरियो मिल पाया था, वही मैं आपको अपडेट करता हूँ। यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है किसके? लोहे के मामले में, हेमेटाइट। और अगर मैं मैग्नेटाइट भंडारण की बात करूं तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। वहीं पे अगर मैं कुल उत्पादक की बात करूं तो उत्पादन कहाँ कहाँ पर है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। मतलब लोहे लौह अयस्क के उत्पादन में ये तीन राज्य सबसे ज्यादा हैं। उड़ीसा नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ये नंबर 2 नंबर 3 पे है। अगर मैं विश्व पे बात करूं तो विश्व के भंडारण में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और रसिया है। उत्पादन करने में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चाइना है। तो ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील उत्पादन और भंडारण दोनों में सेम है, बट इनका जो तीसरा वाला देश है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वेरी करता है। अब मैं अगर वहीं पे बॉक्साइट की बात करूं तो बॉक्साइट के भंडारण में जो हमारे यहाँ के प्रमुख राज्य हैं वो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। उत्पादन में उड़ीसा, गुजरात और झारखंड है। मैं सिर्फ इसलिए आज आपको एक तरीके से रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि कल मैंने बाकायदा बहुत अच्छे से समझा समझा के एक एक पॉइंट लिखा था, इसलिए कल की मेहनत थोड़ी बहुत आज रंग ला रही है। अगर मैं बॉक्साइट के भंडारण देश की बात करूं तो गिनी, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया। अब आपको कमेंट करना है कि गिनी कैसी जलधारा है और कहाँ पर है। अगर जलधारा है तो कैसी है, या पापुआ न्यू गिनी कहाँ पर है आपको ये बताना है, या फिर ये जो एक तरीका आइलैंड है पापुआ न्यू गिनी ये किस सागर के आसपास है या आसपास के किस देश के पास है, ये आपको बताना है। और ये बताना है कि पापुआ न्यू गिनी के आसपास में अन्य कौन से देश हैं। आपको इसका ज्योग्राफिकल लोकेशंस बताने हैं। वहीं पे अगर मैं उत्पादक देश की बात करूं तो पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और चाइना ये उत्पादक देश हैं। वहीं पे अगर मैं उत्पादन की बात करूं किस चीज की, कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल के उत्पादन में सबसे ज्यादा इस समय कौन है? अमेरिका है, देन सऊदी अरेबिया है और तीसरे नंबर पर रशिया है। वहीं पे अगर मैं इसके उत्पादन में भंडारण की बात करूं तो भंडारण में भारत में अब तटीय पे सबसे ज्यादा यानी जो हमारा कोस्टल रीजन है गुजरात और राजस्थान, ये तीनों हमारे कैसे हैं? ये तीनों हमारे भंडारण वाले राज्य हैं। और सबसे ज्यादा भंडारण कच्चे तेल का वेनेजुएला के पास में है, देन सऊदी अरेबिया और देन कनाडा है। वेनेजुएला याद रखिएगा, कहीं गलती से आप सऊदी अरेबिया को ना मार दीजिएगा। वेनेजुएला मोस्ट इंपॉर्टेंट देश है फ्यूल के मामले में, क्रूड ऑयल के मामले में। वहीं अगर मैं प्राकृतिक गैस की बात करूं तो प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन होता है वो तटीय वाले रीजन्स में है, आसाम में है और राजस्थान में है। वहीं अगर मैं प्राकृतिक गैस के उत्पादन की बात करूं तो यूएसए है, रशिया और ईरान है। इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मैं चांदी की बात करूं तो चांदी के भंडारण में कौन सा राज्य है? राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड है। आपके पेन के कलर से ही पता चलता होगा कि मैंने कितनी बार रिकॉल किया है। एक बार मैंने ग्रीन से बताया है, फिर मैंने ब्लू से लिखा भी है, उसके बाद में फिर मैं आज ब्लैक से आपको समझा रहा हूँ। तो भंडारण में राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, और वहीं पे उत्पादन में राजस्थान और कर्नाटक है। चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे यहाँ राजस्थान में होता है। देन अगर मैं देश की बात करूं भंडारण वाले देश चांदी के लिए तो वो कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, रसिया और चाइना है। और उत्पादन में मैक्सिको, चीन और पेरू है। आपको बताना है कि पेरू किस प्रकार की जलधारा है, और साथ ही में अल नीना और ला नीना किस प्रकार की जलधाराएं हैं, ये भी मेरे दोस्त आपको कमेंट करना है। इसके साथ में अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड भारत में सबसे ज्यादा भंडार किन राज्यों में है? बिहार, राजस्थान और कर्नाटक में है। वहीं अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो जो आपका केजीएफ मूवी आया था कोलार गोल्ड माइन, सबसे ज्यादा कोलार की जो फील्ड्स हैं वहां पे कर्नाटक में गोल्ड देखने को मिलता है या वहां से उत्पादन ज्यादा होता है। देन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वो झारखंड है। अगर मैं भंडारण देश की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया, रसिया व साउथ अफ्रीका है। वहीं उत्पादन में चाइना, रशिया और ऑस्ट्रेलिया है। अगर मैं तांबे की बात करूं तो तांबे के भंडारण वाले देश कौन से हैं? वो है आपका चिली, पेरू और ऑस्ट्रेलिया। चिली और पेरू किस लोकेशन है आपको बताना है, या किस महासागर में है ये आपको बताना है। ये द्वीप हैं दोनों, कहाँ कहाँ पर है ये बताना है। वहीं पे अगर मैं उत्पादक देश की बात करूं तो चिली, पेरू और कांगो है।
अगर मैं राज्यों में भंडारण की बात करूं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड है, और उत्पादक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है। तो मेरे दोस्त, इतनी चीजें कल मैंने आपको बकायदा बहुत ध्यान से, इत्मीनान से बताया था, बट मुझे आज ये उतनी ही क्विकली बताना पड़ रहा है, क्योंकि कल का पूरा टॉपिक तो मुझे एक बार आपको रिकॉल करना ही है, प्लस मुझे आपको आज टैक्स भी बताना है, जिससे कि हमारा एक टॉपिक तो एटलीस्ट खत्म हो। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो आता है पॉवर्टी। कल मैंने गरीबी के बारे में भी आपसे बताया था कि गरीबी क्या है। तो गरीबी एक ऐसा लाइन हम सीमा रेखा के तौर पर देखते हैं जो एवर पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन को अलग करने का काम करता है। अगर मैं वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग बात करूं तो वर्ल्ड बैंक मानता है कि $1.2 विकासशील देशों में और $2 विकसित देशों में अगर कोई व्यक्ति उपभोग करने में सक्षम है तो वह गरीबी रेखा के बाहर है। वहीं भारत में कहा गया, प्रेजेंट टाइम पे भारत में जो गरीबी का पैमाना है वो 2005 में गठित सुरेश तेंदुलकर की समिति के सुझाव को हम बेस मान के चल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग भारत में ₹27 प्रति व्यक्ति अगर ग्रामीण में कोई व्यक्ति उपभोग करने में सक्षम है तो वह गरीबी रेखा के बाहर है। वहीं शहरी क्षेत्रों में अगर वो ₹32 के ऊपर उपभोग करने में सक्षम है तो गरीबी रेखा के बाहर है। मतलब ₹27 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति और ₹32 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अगर उपभोग करने में सक्षम है तो वह गरीबी रेखा के बाहर है, ऐसा हमारी सरकार मानती है। किस समिति के सुझाव पर? तो सुरेश तेंदुलकर समिति के सुझाव पर। एक बात तो, सुरेश तेंदुलकर का सचिन तेंदुलकर से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर मैं गरीबी की गणना की बात करूं तो पहले गरीबी की गणना कौन करता था? एनएसएसओ करता था, लेकिन 2019 से चूंकि गरीबी का आई मीन सॉरी गरीबी का नहीं, एनएसएसओ का विलय किसमें कर दिया गया? एनएसओ में कर दिया गया। तो अब प्रेजेंट टाइम पे गरीबी का आकलन कौन करता है? एनएसओ करता है। 2019 में एनएसएसओ सीएसओ का विलय एनएसओ में कर दिया गया। एनएसएसओ का गठन जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ शायद 1950, और सीएसओ का विलय 1951 के आसपास किया गया था। एक बार आप चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। अब अगर मैं गरीबी के पैरामीटर्स की बात करूं तो गरीबी दरअसल दो तरीकों से मेजर किया जाता है। एक है निरपेक्ष गरीबी और दूसरा है सापेक्ष गरीबी। मतलब एक रिलेटिव है, या सापेक्ष गरीबी को रिलेटिव पॉवर्टी के नाम से जाना जाता है, और एक निरपेक्ष गरीबी है। दरअसल सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति से की जाती है। वहीं निरपेक्ष गरीबी में गणना, निरपेक्ष गरीबी का मेजरमेंट उसी व्यक्ति का उसी व्यक्ति से किया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कल मैंने आपको डेप्थ में भी समझाया था कि अगर मैं बात करूं कि मैं किसी व्यक्ति से गरीब हूं, मतलब एक ही समाज में दो लोग हैं, एक ही ऐसा समाज है वहां दो लोग हैं, एक व्यक्ति है, आप हैं और मैं, बस हम ही दोनों बचे हैं। मान लीजिए इस पृथ्वी पर पूरा भूकंप वूकंप सब आ गया है, बस गलती से हम दो बच गए। अब एक आप हैं एक हम हैं। मान लीजिए आपकी इनकम उस टाइम पे 2 लाख रुपए प्रति माह थी और मेरी इनकम 1 लाख रुपए प्रति माह थी, तो मैं तो आपसे गरीब ही हूँ। भैया आप 2 लाख कमा रहे हैं, मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, बट क्या रियल में मैं और आप दोनों गरीबी रेखा में हैं? तो नहीं, हम लोग बहुत अमीर लोग हैं क्योंकि मेरी इनकम 1 लाख के आसपास है। बट आपसे रिलेटिव में मैं गरीब हूँ, मेरी इनकम आपसे कम है। तो अगर मैं रिलेटिव पॉवर्टी की बात करूं तो ये माना जाता है कि कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति के सापेक्ष गरीब होगा ही। बट अगर मैं निरपेक्ष गरीबी की बात करूं, शायद निरपेक्ष गरीबी को एब्सोल्यूट बोलते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। निरपेक्ष गरीबी में व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से की जाती है, मतलब मेरी ही तुलना हमसे की जाएगी। अगर मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम हूं और मेरी परचेजिंग पावर इतनी है कि मैं अपनी सामाजिक आर्थिक विकास करने में सक्षम हूं, मैं अपनी डेली बेसिस को जो नीड है उसे उपभोग करने में सक्षम हूं, तो मैं गरीबी रेखा के बाहर हूं। मतलब कल को मैं मान के चलिए कि मैं शहर में था, मैं 31 रुपए कमा रहा था तो मैं गरीब था, और आज मैं 32 रुपए कमाने लगा हूं तो मैं अमीर हो गया हूं। मतलब मैं ही कल गरीब था और मैं ही आज गरीबी रेखा के बाहर हूं। एक बात याद रखिएगा, अमीर होने का मतलब गरीबी रेखा के बाहर होना नहीं है। मतलब अगर आप गरीबी रेखा के बाहर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर हैं। बट भारत सरकार ये मानती है कि जो 32 रुपए या 27 रुपए के ऊपर का उपभोग कर रहे हैं वो गरीबी रेखा के बाहर है। मतलब वो व्यक्ति अपनी जीवन को गरिमामयपूर्ण बना सकते हैं और उन्हें एक बेसिक एसेंशियल नीड मिल रही है, वो उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। ऐसा हमारा भारत सरकार का मानना है 2005 में गठित सुरेश तेंदुलकर समिति के सुझाव पर। अगर मैं वहीं पे बात करूं सापेक्ष गरीबी की, तो सापेक्ष गरीबी का मेजरमेंट लॉरेंज वक्र और गिनी कोफिशिएंट के बेसिस पर होता है। वहीं निरपेक्ष गरीबी का आकलन हेड काउंट रेशियो के या व्यक्ति गणना अनुपात के मेजरमेंट के साथ कर किया जाता है। और भारत में गरीबी का आकलन
हेड काउंट रेशियो के आधार पर ही भारत सरकार करती आई है और कर रही है। वहीं पे अगर मैं बात करूं गरीबी के लिए जो विभिन्न प्रकार की समितियां गठित हुई हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, योजना आयोग ने सबसे पहले ये बताने की कोशिश की थी कि अगर कोई व्यक्ति 20 रुपए के ऊपर का कंजम्पशन कर ले रहा है तो वो गरीबी रेखा के बाहर है, ऐसा बताया था। तो वो वैज्ञानिक आधार था, एग्जैक्टली कोई भी मेजरमेंट करके नहीं बताया गया था। लेकिन उसके जस्ट बाद रथयुम दंडेकर कमेटी ने 1973 में ये बताया कि भैया अगर कोई भी व्यक्ति इतने कैलोरी का कंजम कर ले रहा है, उपभोग कर ले रहा है, तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा के बाहर होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि 2250 कैलोरी के ऊपर, चाहे वो शहरी क्षेत्र का व्यक्ति हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हो, दोनों व्यक्ति अगर 2250 कैलोरी का उपभोग करने में सक्षम है तो वो गरीबी रेखा के बाहर है, ऐसा रत्न दंडेकर भैया ने कहा था। लेकिन जब अलग कमेटी का गठन किया गया तो अलग कमेटी ने कहा कि भैया ये बात बताओ कि शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों व्यक्ति के कैलोरी का कंजम्पशन क्या पैरामीटर सेम हो सकता है? तो लोगों ने कहा कैसे? तो अलग कमेटी ने बताया कि भैया देखो, शहरी क्षेत्र के लोग दिमागी काम करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, और वहीं पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग फिजिकली काम करते हैं, शारीरिक काम करते हैं। भाई खेत में रहने वाला इंसान दिमाग नहीं चलाएगा कि ऐसे फावड़ा चलाएं, ऐसे कुदाल चलाएं, ऐसे ये करें, ऐसे वो करें, नहीं, ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा। उसको फिजिकली काम करना है। तो जो व्यक्ति फिजिकली काम ज्यादा करेगा उसके ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अगर वो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो उसका आहार ज्यादा होगा, मतलब उसे ज्यादा एनर्जी, ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। वहीं पे अगर कोई शहरी क्षेत्र का व्यक्ति है तो वो मेंटली काम कर रहा है, अगर मेंटली कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा भी अगर कैलोरी लेगा तो उसका काम चल जाएगा। जैसे हम और आप हैं, हमारा और आपका काम कैसा है, फिजिकली काम कम, मेंटली काम ज्यादा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोई बुलडोजर तो चला नहीं रहा हूँ, या बुलडोजर ढकेले जा रहा हूँ, या मैं कोई पुल गिरा रहा हूँ, या मैं सड़क और डैम खोदे जा रहा हूँ हंसिया फावड़ा कुदार से, ऐसा तो कोई काम मैं कर नहीं रहा हूँ। नहीं मैं खेत जोत रहा हूँ, ना मैं गन्ना छील रहा हूँ, ना मैं खेती काट रहा हूँ, ना मैं किसी का मेड़ काट रहा हूँ, ना मैं किसी के द्वार से नाली निकालने का काम कर रहा हूँ, नहीं ऐसा तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्मार्टली आपको एक लोकेशन पे बैठकर पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मतलब मैं सिर्फ अपने ऊपर का 4 इंच का प्रयोग कर रहा हूँ, बाकी नीचे का बहुत ज्यादा कोई यूटिलाइज नहीं है। बस एग्जाम्पल तौर पे ये मैं अपने हाथ से काम कर रहा हूँ, मतलब मेरा दिमाग और मेरा हाथ अगर सही सलामत है तो मैं काम कर ले जाऊंगा, ठीक है। मतलब मुझे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और इजिली कम कैलोरी पे भी मेरा काम चल जाएगा। तो अलग कमेटी भाई साहब ने कहा कि भैया गरीब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों के लिए कैलोरी अलग अलग होना चाहिए। तो इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी किया। कहने का तात्पर्य कि रथयुम दंडेकर ने जहां सिर्फ एक पैरामीटर बनाया था वहीं अलग कमेटी ने उसे अलग अलग कर दिया। दैट्स क्लियर। वहीं पे अगली कमेटी जो है वो लकड़वाला समिति है। लकड़वाला समिति ने क्या किया कि इन्होंने बताया कि भैया प्रत्येक राज्य में हर एक व्यक्ति की इनकम ऑफ सोर्स अलग है, हर एक व्यक्ति की परचेजिंग पावर अलग है, इसलिए हर एक व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में अगर सेम कैलोरी को कंजम्प करेगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए अलग अलग भी इनकम ऑफ सोर्स होना चाहिए। एक कॉमन सी बात है, सेम एनर्जी के लिए जैसे मान लीजिए हमें एक केला खाना है, एक केले में ही 2100 कैलोरी मिल रही है शहरी शहरी क्षेत्रों में। बलरामपुर के शहर में वही केला खाएंगे, लखनऊ के क्षेत्र में भी वही केला खाएंगे, दिल्ली में भी वही केला खाएंगे, नोएडा में या फिर हो सकता है गुजरात में या मुंबई महाराष्ट्र में वही केला खाएंगे। कैलोरी सबकी सेम है, बट क्या केले का दाम सब जगह सेम होगा? तो आप कहोगे नहीं सर, केले का दाम सब जगह अलग अलग होगा। क्यों? जहां पर जैसी महंगाई होगी, जैसी परचेजिंग पावर होगी, वैसे हिसाब से वहां का केला होगा। लेकिन अब आप ये मत कह देना कि सर हमारे यहाँ का केला छोटा छोटा होगा, वहां का केला बड़ा बड़ा होगा, कहीं का केला बहुत लंबा हो जाएगा, या सर कहीं का केला मीठा रहेगा तो अच्छा लगेगा खाने में। डजेंट मैटर, सब अपवाद है। मैं एक यूनिक पैरामीटर की बात कर रहा हूँ। या मैं सेब ले लेता हूँ, आप जम्मू कश्मीर से सेब खरीदेंगे तो आपको अच्छे सेब मिल जाएंगे, सस्ते सेब मिल जाएंगे। बाहर आप खरीदने जाएंगे तो वही सेब आपको महंगे मिलेंगे। मतलब एनर्जी आप सेम लेवल पे ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए पेमेंट आप अलग अलग कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया हर राज्य का गरीबी का आकलन अलग अलग होना चाहिए, और अगर अलग अलग हो रहा है तो उसे अलग अलग पैरामीटर पे किया जाना चाहिए। इसीलिए लकड़वाला समिति के सुझाव पर शहरी क्षेत्रों में गरीबी का पैरामीटर करने के लिए CPI-IW को पेज बनाया गया। वहीं पे ग्रामीण क्षेत्रों में CPI-AL एग्रीकल्चर लेबर्स को बनाया गया, और वहीं CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर को बेस बनाया गया। यही ये जो CPI-IW है ना, इसी के आधार पर भारत सरकार महंगाई भत्ता लागू करती है। और एक चीज ये भी कहा कि URP के स्थान पर अब आपको MRP का प्रयोग करना चाहिए।
फिर जब सुरेश तेंदुलकर भाई साहब है, तो सुरेश तेंदुलकर भाई साहब ने क्या कहा कि जो यूआरपी है इसका इन्होंने डेली बेसिस पे यूज करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि 30 दिन पे जो आपको रिकॉल पीरियड है वो होना चाहिए। मतलब जो आप गुड्स यूज कर रहे हैं वो यादाश्त के अकॉर्डिंग इन्होंने चीजों को मेजरमेंट करने का काम किया था। जैसे आपसे पूछा गया, मान लीजिए 10 वस्तुएं हैं, अगर 10 वस्तुओं का उपभोग कर ले जा रहे हैं तो मानेंगे आप गरीबी रेखा के बाहर है। हमने पूछा दवाई करवाते हो? हाँ करवाते हैं। कब करवाए थे? पता नहीं कब करवाए। चप्पल पहनते हो? हाँ पहनते हैं। कब लिए थे? 6 महीने पहले लिए थे। कितने का? पता नहीं। बच्चों को पढ़ाते हो? हाँ पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हो? बगल वाले गांव में। कौन सा स्कूल है? एक स्कूल है। सरकारी प्राइवेट? तुमने कहा नहीं भैया सरकारी है, तो उन्होंने टिक मार लिया। कितना फीस देते हो? सरकारी। तो काहे का फीस देना? फिर उन्होंने पूछा ट्रांसपोर्टेशन लेते हो, सेवा लेते हो? कहाँ लेते हैं? कितना पेमेंट करते हो? पता नहीं। तो इन्होंने क्या कहा, फिर बोला कुछ भी और, तो कहा याद है? तो ना कहा याद तो नहीं आ रहा मैंने कब लिया था। मतलब आपको रिकॉल पीरियड के अकॉर्डिंग ये इन्फ्लेशन के आधार पर आपके परचेजिंग पावर का मेजरमेंट कर रहे हैं। बट एमआरपी का यूज इन्होंने किया। मतलब जो आपका यूआरपी है, यूआरपी को इन्होंने मेजर नहीं बनाया क्योंकि वो यादाश्त के तौर पर है, रेंडमली है। बट एमआरपी एग्जैक्ट है, डिट्टो है। तो इन्होंने कहा भैया कि जो आपका यूआरपी है वो 30 दिन के लिए रखो। भाई 6 महीने पहले हमने कितने का लिया था क्या पता, लेकिन हमें पता है 6 महीने पहले उस वाले गुड्स की एमआरपी कितनी थी। तो 1 साल का इन्होंने एमआरपी लिया और 30 दिन का इन्होंने यूआरपी लिया, और उस आधार पे इन्होंने कहा कि भैया अब तुम बताओ कि व्यक्ति का उपभोग के आधार पे मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का इनकम के आधार पर होना चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा कि जो मिनिमम गुड्स आप बकेट इन्होंने बनाया और ये कहा कि अगर ये मिनिमम आप गुड्स डेली यूज करने वाला कोई गुड्स है, अगर वो व्यक्ति कर ले रहा है तो उस परचेजिंग पावर के बाहर है। तो अब अगर नहीं कर ले रहा है मतलब उस वस्तु की परचेजिंग पावर के अंतर्गत नहीं आता। तो सुरेश तेंदुलकर ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति उस पूरे गुड्स ऑफ बकेट को 33 रुपए के हिसाब से मेजरमेंट किया, और उन्होंने कहा कि भैया अगर शहरी क्षेत्रों में कोई व्यक्ति 33 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग करने में सक्षम है तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा के बाहर है। वहीं पर अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति 27 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग करने में सक्षम है तो गरीबी रेखा के बाहर है। इस आधार पर सुरेश तेंदुलकर ने 2005 में क्या बताया कि भैया 37% गरीबी भारत में अभी भी विद्यमान है। हालांकि इनकी रिपोर्टें 2009 के आसपास आई थी, लेकिन तब भारत सरकार ने कहा इतना ज्यादा गरीबी कैसे हो गया, इसको तुम थोड़ा सा बेहतर बनाओ। पर इन्होंने कौन सा कैलकुलेशन लगाया कि 2 ही साल में भारत की गरीबी को 21% के आसपास ला करके रख दिया। एंड अप्रॉक्स 21 के आसपास इन्होंने लाके रख दिया। उसी के जस्ट बाद में रंगराजन समिति आया, और रंगराजन समिति ने क्या किया कि एमएमआरपी को बेस बनाया, और इन्होंने 7 दिन, 30 दिन और 365 दिन के आधार पर मेजरमेंट करने का काम किया। और इन्होंने कहा कि भारत में अगर 47 रुपए ग्रामीण सॉरी शहरी क्षेत्रों में कोई व्यक्ति उपभोग करने में सक्षम है तो वह गरीबी रेखा के बाहर है। साथ ही में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई व्यक्ति 32 रुपए प्रतिदिन उपभोग करने में सक्षम है तो वह गरीबी रेखा के बाहर है। अब अगर आपको पैरामीटर निकालना था तो 32 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। एक परिवार में कितने लोग? 5, तो परिवार आ गया यहाँ पर। कितने दिन होते हैं? 30, तो ये महीना आ गया। और कितने महीने होते तो आपने कहा 12, तो साल आ गया। मतलब एक परिवार की अगर आपको वार्षिक व्यय निकालनी है तो आप इतना पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप पता चल जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल का इससे कम की अर्निंग कर ले रहा है उपभोग करने के लिए तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, और अगर इतने से ऊपर ज्यादा कर ले रहा है तो गरीबी रेखा के बाहर है। बस इतनी सी कहानी थी गरीबी में। अब कुछ हमने मिसलेनियस में कल आपके साथ चर्चा किया था लॉरेंज वक्र का, गिनी गुणांक का, फिलिप्स कर्व का, जो कि हर एग्जाम में अमूमन पूछा जाता है। अगर मैं लॉरेंज वक्र की बात करूं तो मैक्सो लॉरेंज के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। ये एक ज्यामितीय विधि है। इसमें एक निरपेक्ष रेखा है जो कि 45 डिग्री पे एग्जिस्ट करती है। इस चार्ट के माध्यम से मैंने कल आपको समझाया था कि ये नीचे वाला जनसंख्या को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये ऊपर वाला आय को रिप्रेजेंट करता है। और यहीं पे जो ये समता वाला रेखा, ये निरपेक्ष रेखा है या जिसे समता रेखा भी कहते हैं। ये 45 डिग्री एंगल पर है, और ये वाला जो कर्व है इसी को लॉरेंज वक्र या लॉरेंज कर्व बोलते हैं। और समता रेखा और कर्व के बीच में जितना ज्यादा गैप है, माना जाता है कि उस समाज में उतनी ही ज्यादा जनसंख्या होगी और गरीबी उतनी ही
ज्यादा होगी। और ये जितना ज्यादा समता रेखा के नजदीक होगा, तो समता रेखा और ऑरेंज वक्र के बीच की दूरी कम होगी, तो जितनी कम होगी उसमें उतनी ही उस समाज में उतनी ही गरीबी कम होगी। वहीं पे अगर मैं गिनी गुणांक की बात करूं, तो गिनी गुणांक 1912 में कोराडो गिनी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। ये भी गरीबी का ही मेजरमेंट करता है, लेकिन ये गणितीय विधि है और लॉरेंज ज्यामितीय विधि है। इन्होंने गणितीय विधि में 0 से लेकर के 1 के बीच के पैरामीटर को एज अ मेजरमेंट माना था, जहां पर 0 निरपेक्ष समानता है, मतलब अगर वहां पे 0 होगा तो वहां पे समानता बहुत ज्यादा होगी, और अगर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 1 के आसपास, तो उस समाज में उतनी ही ज्यादा असमानता होगी आय को लेके। तो कहने का सेंस है कि गिनी कोफिशिएंट एंड लॉरेंज कर्व दोनों आपका किससे रिलेटिव पॉवर्टी से रिलेटेड है। अब मैं अगर फिलिप्स वक्र की बात करूं, तो फिलिप्स वक्र आपका बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये बताता है कि मुद्रास्फीति की दर जितनी ज्यादा होगी, बेरोजगारी की दर उतनी ही कम होगी। अब आप एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, समझिएगा। मान लीजिए कल को गोंडा डिस्ट्रिक्ट में क्या आ जाए, कोई डिमांड आ जाए। डिमांड ऐसा आप समझिएगा, मान लीजिए कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, मतलब बाजार में तरलता ज्यादा है, और अगर तरलता ज्यादा होगी तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा। पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, और अगर डिमांड ज्यादा होगी तो गुड्स एंड सर्विस की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, उनकी प्राइसिंग बढ़ेंगे। और अगर कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, कंपनियां हैं, वो प्रोडक्शन को उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। और अगर वो प्रोत्साहित होंगी तो उन्हें ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा प्रोडक्शन या उत्पादन करने के लिए वही चार साधन चाहिए जो हमने पहली क्लास में देखा था: पूंजी, श्रम, संगठन और भूमि। ये चार चीज चाहिए हमें किसी भी वस्तु के उत्पादन करने के लिए, मतलब कच्चा माल चाहिए, पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए, और क्या चाहिए, संगठन चाहिए। तो भाई जाहिर सी बात है, हम अगर कहीं भी उत्पादन करेंगे, एक फैक्ट्री लगाएंगे, अगर नहीं हमने एक यूनिट अपनी डाली, तो मान लीजिए कि हम गोंडा में एक यूनिट डाल रहे हैं, कौन सा कंपनी लेकर के आए, चलो एक लेकर आते हैं, पतंजलि, अपना देसी कंपनी है। कंपनी पे मत जाइएगा, प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रमोशन का ऑफर या ऑर्डर नहीं मिला है। मैं बस रेंडमली समझाने के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कल को गोंडा में एक कंपनी आती है एफएमसीजी सेक्टर की, वो है पतंजलि। अब अगर पतंजलि आएगी तो यहाँ लैंड एक्वायर करेगी, तो आसपास के लैंड के रेट बढ़ जाएंगे, मतलब कीमतें बढ़ेंगी, पहली चीज। दूसरा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो वहां पे सरिया, सीमेंट, गिट्टी, बालू, मोरंग, रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें भी वहां पे बढ़ेंगी थोड़ा सा। साथ ही में रोजगार के अवसर होंगे, तो गोंडा के आसपास के लोगों के लिए रोजगार होगा। अगर वहां पे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं तो उनकी सैलरी होगी, उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, उनकी आय बेहतर होगी। इसी के साथ में अगर उनका आय बेहतर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो मजदूर हैं, इंसान हैं, तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो वहां पे एक मार्केट का डेवलप होगा। वहां पे आसपास में छोटे छोटे बस स्टॉपेज का निर्माण किया जाएगा, लोकल टैक्सी स्टैंड का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि लोगों को आना जाना भी होगा। तो वहां पे बस स्टैंड का निर्माण होगा, लोकल टैक्सी का निर्माण होगा, उनके दैनिक जीवन की वस्तुओं के लिए मार्केट का निर्माण होगा, उनके स्वास्थ्य को लेकर के हॉस्पिटल का निर्माण होगा, हॉस्पिटैलिटी सर्विस आसपास डेवलप होने लगेंगी। साथ ही में अगर वहां पे रोजगार करने के लिए बाकी बाहर से बाद में लोग आएंगे, एम्प्लॉयज आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके रहने के लिए आवास का निर्माण किया जाएगा, तो अवसंरचना का निर्माण होगा, मार्केट उनके लिए होंगे, उनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल्स का निर्माण किया जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर एक यूनिट का निर्माण हो रहा है, बन रहा है, ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने डिमांड की थी। डिमांड क्यों की? मार्केट में लिक्विडिटी। अब आप सोचिए कि इन्फ्लेशन की वजह से आपने डिमांड किया, और डिमांड की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ कि लोगों के लिए रोजगार के अवसर आए, और अवसर की वजह से उस देश में थोड़ी सी बेरोजगारी कम हुई है। अब क्लियर हुआ? मतलब अगर डिमांड ज्यादा होगी तो महंगाई ज्यादा होगी, और अगर महंगाई ज्यादा होगी तो रोजगार के अवसर भी ज्यादा होंगे। इसलिए माना जाता है कि अगर किसी भी समाज में मुद्रास्फीति ज्यादा होगी, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, बेरोजगारी कम होगा। वहीं पे अगर मुद्रास्फीति कम होगी तो बेरोजगारी ज्यादा होगी। जैसे कोविड के टाइम पे जब लोगों की छटनी की जाने लगी, तो क्यों हुआ? क्योंकि कंपनियां बंद होने लगी थी, और जब कंपनियां बंद होने लगी तो लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो गई, वहीं पे डिमांड कम हुई, और जैसे डिमांड कम हुआ तो प्रोडक्शन कम होने लगा, लोग फायर होने लगे। यही रीजन था कि जब कोविड के टाइम पे इन्फ्लेशन या महंगाई
बहुत डाउन हो गई थी, हमारी इकोनॉमी -9% पे चली गई थी। ऐसे टाइम पे आपने देखा होगा कि लोगों के लिए रोजगार के अवसर रह ही नहीं गए, लोग बेरोजगार होने लगे, पता नहीं कितने लोग बेरोजगार हो गए उस टाइम पे, जब मार्केट में डिमांड नहीं था। तो मार्केट में डिमांड होगा तो रोजगार होगा, डिमांड नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा। यही बात फिलिप्स भाई साहब ने कहा था कि किसी भी समाज में अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट रेट भी ज्यादा होगा। क्लियर। बट भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में इस समय जॉबलेस ग्रोथ देखा जा रहा है। कहने का सेंस है कि जिस अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना चाहिए, बट नहीं बढ़ रहा है। हमारे देश का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है लेकिन रोजगार के अवसरों का सृजन उस रेट पे नहीं हो रहा है। इसीलिए भारत में इस समय माना जा रहा है कि हमारे यहाँ जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्लियर हो गया। मतलब अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा तो बेरोजगारी कम। ये किसने बताया? फिलिप्स भैया ने बताया। अगला है हमारा लॉफर वक्र। अगर मैं लॉफर वक्र की बात करूं तो लॉफर वक्र में कहा गया था कि कर की दर और आय के बीच के संबंध को बताया गया था कि अगर कर की दर ज्यादा होगी तो राजस्व ज्यादा होगा, लेकिन एक सीमा के बाद में अगर कर की दर ज्यादा हो जाएगी तो राजस्व के में जो सृजन होगा उसमें कमी आने लगेगी। कहने का सेंस है, अगर 5% टैक्स होगा तो राजस्व कम होगा, 10% टैक्स होगा तो रेवेन्यू ज्यादा होगा, 15% टैक्स होगा तो रेवेन्यू और ज्यादा, 20% टैक्स तो रेवेन्यू और ज्यादा। लेकिन 25% हो तो अब क्या कहोगे? सरकार है निकम्मी, जितना कमाओ सब उसी को दे देना पड़ रहा है। तो एक काम करेंगे, अब हम सरकार को बताएंगे ही नहीं कि हमारा कितना इनकम हो रहा है। मतलब वहीं पे हमें टैक्स चोरी और कर चोरी जैसी प्रवृत्तियां देखने को मिलेंगी अगर हमारा टैक्सेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो। इसीलिए कहा जाता है कि टैक्सेशन सिस्टम हमारा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, रिग्रेसिव नहीं होना चाहिए। मतलब टैक्सेशन हमारा बहुत ज्यादा बेहतर होना चाहिए, उसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा अन्य लोगों पे नहीं पड़नी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो, कम से कम लोगों से लिया जाए। इसीलिए कर की दर और आय के बीच में संबंध कौन बताया था? लॉफर भैया ने बताया था। कुजनेट वर्ग, जो कुजनेट्स वर्ग है, ये भी साइमन कुजनेट्स ने दिया था, और साइमन कुजनेट्स ने जो दिया था ये भी अमूमन देखा जाता है कि फिलिप्स वक्र में इन्फ्लेशन व ब्याज दर के बीच के रिलेशंस को बताने का काम किया था। तो ये सारा हम लोगों ने कल के टॉपिक में कवर किया था। अगला हमारा टॉपिक है, कल हम थोड़ा सा हमने देखा था कि करंट अफेयर में कि पॉवर्टी से रिलेटेड या गरीबी से रिलेटेड कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, या गरीबी से संबंधित कौन कौन से हमारे करंट के आंकड़े हैं। ठीक है। तो नीति आयोग ने हाल ही में एमपीआई प्रोग्राम रिव्यू एक रिपोर्ट जारी किया है 2023 में, और उस रिपोर्ट में ये बताया है कि भारत में गरीबी का स्तर कैसा है। तो इसने बताया है कि भारत में जो टॉप 3 गरीब राज्य हैं, नंबर 1 पे बिहार आता है, नंबर 2 पे झारखंड है, और नंबर 3 पे मेघालय है। यहाँ पर गरीबी सबसे ज्यादा है। बिहार में 33% गरीबी है, 33.76। झारखंड में 28.8%, वहीं मेघालय में 27.7% गरीबी विद्यमान है। वहीं पे सबसे कम गरीबी वाले राज्यों में केरल है, गोवा है और तमिलनाडु है। गोवा में 0.55% है, गोवा में 0.84% है, और तमिलनाडु में 2 मतलब 2 से लेकर के 2.20 के आसपास हमें गरीबी देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा यूपी की मैं अगर बात कर लूं तो मेरे दोस्त यूपी में गरीबी कितनी ज्यादा है? तो 22.93% गरीबी यूपी में है। ये डेटा नीति आयोग ने रिलीज किया है। जहां पर अर्बन एरिया में 11.57% गरीबी है, वहीं रूरल एरिया में 26.35% गरीबी है। अगर मैं यूपी में टॉप 3 सबसे गरीब राज्यों की बात करूं जहां पे गरीबी दर सबसे ज्यादा है, तो पहला नंबर है आपका बहराइच, दूसरा है श्रावस्ती, और तीसरा है बलरामपुर। बहराइच 54.44% है, श्रावस्ती 49.62% है, और बलरामपुर 41.55% गरीबी हमें देखने को मिलती है। सबसे कम गरीबी वाले जो राज्य हैं वो है गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर। तो ये थोड़ा सा हमारा करंट का डेटा गरीबी को लेकर के था। फिर हमने अगला टॉपिक कवर किया था समितियां, मतलब पूरी इकोनॉमी में कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनके सुझाव दिए गए हैं रिफॉर्म करने के लिए। ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, कुछ ही समितियां मैंने आपको यहाँ बताया था। बाकी की समितियां मैं किसी नेक्स्ट सेशन में आपको जरूर बता दूंगा। जनसंख्या नीति से संबंधित समिति कौन सी थी? स्वामीनाथन समिति। बेरोजगारी से संबंधित दंडेवाला समिति। अप्रत्यक्ष कर को लेके रेखा समिति का गठन किया गया था। प्रतिभूति घोटाले को लेकर के जानकी रमन
समिति का गठन किया गया है। नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय को लेकर महालनोबिस का गठन किया गया। सीएसआर को लेकर सरकारी आयोग का गठन किया गया। इवन सीएसआर का वही है, केंद्र संबंध को लेकर के। भुगतान संतुलन बीओपी को लेकर रंगराजन समिति का गठन किया गया है। टैक्स रिफॉर्म में राजा चेलैया भाई साहब का गठन किया गया था। वहीं पर जो हमारी उद्योग है, उद्योग की ऋणता को, उसके अंदर जो कमियां व्याप्त हैं उन्हें खत्म करने के लिए स्वामी गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। बीमा क्षेत्र में सुधार करने के लिए मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। वहीं पे कृषि शास्त्र से संबंधित किसका गठन हुआ है? खुसरो समिति का। वहीं पे खुसरो समिति का गठन आरआरबी से रिलेटेड रिफॉर्म के लिए भी किया गया है। और वित्तीय सुधार के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। तो ये कुछ समितियां थी जो कल हमने कवर करने की कोशिश की थी। मैं बहुत तेजी से चल रहा हूँ जिससे कि कल वाला टॉपिक मैं एक बार रिकॉल कर सकूं। फिर हमने अगला टॉपिक वहां पे कल देखा था बेरोजगारी। अगर मैं आपसे बेरोजगारी की बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि एनएसओ और यूएनडीपी के अकॉर्डिंग कि 15 साल से लेकर के 59 ईयर के बीच के जो व्यक्ति हैं, अगर वो रोजगार नहीं पाते हैं तो वो किसके अंतर्गत शामिल हैं? बेरोजगारी के अंतर्गत शामिल है। मतलब 15 साल से नीचे और 59 ईयर के ऊपर के व्यक्तियों को हम अपने कार्यबल में शामिल नहीं करते हैं। सिर्फ 15 से और 59 साल के बीच के लोगों के ही हम कार्यकारी कार्यशील के बीच में शामिल करते हैं, जिन्हें अपने हमारे यहाँ यूथ या यंग के तौर पर माना जाता है। हालांकि यूथ का मेजरमेंट अमूमन जो है वो 18 से 30 साल किया जाता है। जो हम यूथ की बात करते हैं या डेमोग्राफिकल डिविडेंड जिसे कहते हैं, जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं, वो दरअसल इसी के पैरामीटर पे फॉलो किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि डेमोग्राफिकल डिविडेंड के बेसिस पर इंडिया पूरे विश्व में सबसे टॉप लेवल पे प्रेजेंट टाइम पर है। अब अगर मैं आपसे थोड़ा सा बेरोजगारी की बात करूं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, चक्रीय बेरोजगारी क्या है, घर्षण जनित बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है जब कोई ऐसा व्यक्ति जिस क्षेत्र में संलिप्त हो, इन्वॉल्व हो और उस व्यक्ति की उत्पादक क्षमता शून्य हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्रच्छन्न बेरोजगार कहा जाता है। जैसे कृषि में जो व्याप्त बेरोजगारी है वो कैसी है? वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर किसी खेत पे आपके बाबा जी काम कर रहे थे, 1 बीघा खेत था आपके बाबा जी के पास, उस पे वो काम कर रहे थे, और अगर उस पे प्रोडक्शन प्रति बीघा 2 क्विंटल हो रहा है, तो आपके पिताजी अगर उस पे इन्वॉल्व हो जाएंगे तो क्या उस खेत का प्रोडक्शन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन उतना ही रहेगा। कल को आपके चाचा भी इन्वॉल्व हो जाए तो क्या उस खेत का प्रोडक्शन बढ़ेगा? नहीं। मतलब ये है कि जितना प्रोडक्शन आपके बाबा अकेले कर रहे थे, आपके चाचा और आपके पिताजी के उस खेत पे रहने पे भी उस खेत का उतना ही प्रोडक्शन होगा। मतलब अप्रत्यक्ष तौर पर आपके पिताजी और आपके चाचा जी बेरोजगार हैं। ऐसी बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है, क्योंकि आपके पिताजी और आपके चाचा जी की उत्पादन क्षमता शून्य है। क्लियर? संरचनात्मक बेरोजगारी, सक्रिय बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है? ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब ये है कि बाजार में प्रचलित दर पर आप काम करने के लिए तैयार नहीं। मतलब आपको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, लेकिन बाजार में जो प्रचलित दर है उस दर पे आप काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप कुछ ज्यादा सैलरी की डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसी बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाएगी। और अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब कि बाजार में प्रचलित वेतन पर हम काम करने को तो तैयार हो, फिर भी अगर रोजगार ना मिले तो हम कैसे माने जाएंगे? अनैच्छिक बेरोजगारी माने जाएंगे। चक्रीय बेरोजगारी क्या माना जाता है? चक्रीय बेरोजगारी दरअसल इकोनॉमी में अप और डाउन के बीच का जो गैप होता है, उसके दौरान जो भी डाउनफॉल आता है, उसके हम चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत देखते हैं। घर्षण जनित बेरोजगारी का मतलब है कि जैसे किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी में काम करने के दौरान अगर आप रिजाइन करते हैं और दूसरा काम ढूंढ रहे हैं, तो दूसरी जगह काम कर पाने के बीच में जो अंतराल है वो आपका घर्षण जनित बेरोजगारी कहलाता है। मतलब एक कंपनी में रिजाइन करने के बाद दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने के बीच का टाइम आपका घर्षण जनित कहलाता है। जैसे आज आपने रोजगार किया, आज आपका वो काम खत्म हो गया, कल फिर आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं, नहीं मिला, अगले दिन फिर आपको रोजगार मिला, तो ये कैसा है? अमूमन घर्षण जनित देखा जाता है, जो खासकर हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हर एक लोकल मार्केट में आपने देखा होगा ना, तो लेबर मंडी लगता है, जहाँ पे बहुत सारे आसपास दूर दराज के लोग आकर के वहाँ खड़े होते हैं और पूरे शहर में काम करने वाले लोग वहां पर जाते हैं, उनको लेकर आते हैं, काम कराते हैं, शाम को पेमेंट करते हैं। बट क्या गारंटी है कि अगले दिन उन्हें सेम रोजगार मिलेगा? उसी जगह से बहुत सारे डेली लोग
बिना किसी रोजगार के दोपहर को अपने घर वापस चले जाते हैं, उस दिन उनकी परचेजिंग पावर जीरो होती है। उन्हें एक भी पैसे का लॉस हो, मतलब एक भी पैसे का प्रॉफिट नहीं होता है, मतलब उस दिन उनकी कोई अर्निंग नहीं होती, तो वो उस दिन क्या है, वो बेरोजगार है। ये कहते हैं घर्षण जनित है, एक काम के बाद दूसरे काम की तलाश के बीच की जो बेरोजगारी है वो घर्षण जनित बेरोजगारी है। अगला टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा था एग्रीकल्चर, कृषि। अगर मैं आपसे बात करूं कृषि की, तो कृषि में हमने कल आपसे कहा था कि कृषि संगणना 1970 से लेकर के 1971 में स्टार्ट किया गया था। 2015-16 में ये 10वीं कृषि संगणना किया गया था। उसी 10वीं कृषि संगणना के अंतर्गत हमने हमारे यहाँ पे जो कृषक हैं वो कैसे कैसे किस किस टाइप के हैं। एक सीमांत कृषक है, एक लघु जोत वाले कृषक हैं, अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत और बृहद जोत। इस टाइप के हमने 5 अपने यहाँ के लोगों को डिवाइड कर रखा है। और हम कैसे इन्हें कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास खेत का क्षेत्रफल जितना ज्यादा है उन्हें हम धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है तो वो सीमांत कृषक है। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की अगर किसी व्यक्ति के पास जमीनें हैं या खेत है तो वो लघु जोत के अंतर्गत आएगा। साथ ही अगर किसी व्यक्ति के पास 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच का खेत है तो अर्ध मध्यम में आएगा। और 4 से 10 हेक्टेयर के बीच खेत है तो वो मध्यम जोत के अंतर्गत आएगा। और अगर किसी व्यक्ति के पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा का खेत है तो वो बृहद जोत या बड़े काश्तकार के अंतर्गत आता है। तो क्लियर हो गया। अब आप सोचो कि आपके पास कितना खेत है, उसी के अकॉर्डिंग आप आते हैं। अगर आपसे 1 से 2 हेक्टेयर का खेत है तो आप लघु जोत क्षेत्र के अंतर्गत आप आते हैं। अब मैंने आपसे क्या बात कहा था कि अनुपात में या औसतन किस व्यक्ति के पास कितना खेत है, मतलब ये माना जाता है कि सीमांत कृषक में जितने भी लोग आते हैं उन लोगों के पास अमूमन 0.38% हेक्टेयर ही भूमि है। वहीं पे लघु जोत वालों के पास में 1.39 हेक्टेयर भूमि है, मध्यम में 2.71 हेक्टेयर भूमि है, और मध्यम जोत वाले व्यक्तियों के पास में एन एवरेज 5.51 हेक्टेयर भूमि है। और बृहद जो बड़े काश्तकार हैं उनमें अमूमन 15% तक, सॉरी 15 हेक्टेयर की भूमि पाई जाती है। कि हर एक अगर कोई बृहद जोत का व्यक्ति है तो एन एवरेज वो 15 हेक्टेयर की लैंड को एक्वायर करता है या ओन करता है। ये क्या हो गया, ये एवरेज खेती उस व्यक्ति के पास। अब हमें ये देखना है कि किस क्षेत्र में कितने किसान आते हैं, कितनी जनसंख्या शामिल है। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं सीमांत कृषक में, तो सीमांत कृषक के अंतर्गत भारत की कुल जनसंख्या का 80.18% किसके अंतर्गत आता है, सीमांत कृषक के अंतर्गत आता है। आप डेटा देखिएगा, अब डेटा मैं आपको समझाता हूँ। वहीं पे भारत की कुल जनसंख्या का जो बचा 12.63% है वो किसमें आता है, वो आपका आता है लघु जोत के अंतर्गत। वहीं पे 5.15% जनसंख्या भारत की अर्ध मध्यम जोत के अंतर्गत आता है। 1.58% व्यक्ति मध्यम जोत में आते हैं। वहीं पे 0.10% व्यक्ति बृहद जोत के अंतर्गत आते हैं। अब एक डेटा आप गौर करिएगा, मैं ऊपर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, ये वाला, ये क्या है, ये अनुपात में खेत है, ये अनुपात में लोग हैं। एग्जाम्पल कि मान लीजिए 10 बीघा, सॉरी अगर 100 बीघा जमीन है और भारत में कुल 100 लोग हैं, क्या भारत में कुल 100 लोग हैं, तो क्या होना चाहिए, 1 बीघा कितने व्यक्ति के पास होने चाहिए थे, 1 बीघे एक व्यक्ति के पास होने चाहिए, एक व्यक्ति, मतलब 1 बीघा एक व्यक्ति, ऐसे तो होना चाहिए था। तभी तो हम सही मायने में अपनी खेती का या अपनी भूमि का सामान्य वितरण कर पाएंगे। अब एक डेटा देखिएगा, जैसे जैसे आप इस तरफ नीचे की ओर आ रहे हैं आप देखेंगे कि जोत का आकार बढ़ रहा है, अनुपात में जोत का आकार बढ़ रहा है। उसी प्रकार से जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं जनसंख्या में कमी आ रही है। समझ पा रहे हैं डेटा भारत का। अब आपको एक और डेटा समझाता हूँ, इन दोनों को आप ऐड करिए, मतलब सीमांत कृषक को ऐड करिए और लघु कृषक को ऐड करिए। सीमांत और लघु कृषक को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1.80 आएगा। भाई कितना, 9 9 18 और -1, ठीक है, कितना अमूमन 9 9 18 मैंने कर लिया था, तो एक आया 3 3 6 1 7 और एक इधर से बजा था 8,
और इसी के साथ ही में अमूमन हम इसे भी 40 मान ले, इसे भी 40, तो 40 80, हमने 80 किया, एक एक लग गया, तो हमने लिख दिया 1.80। क्लियर? मतलब अब अनुपात में 1.80% क्या बचा है, खेत बचा है। कितने लोगों के पास में? 80 और 12, 92 और 63 और एक 18, यानी मैं इसको भी एक मान लेता हूँ, मतलब 93। मतलब भारत में 93 लोगों के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन है, मतलब सिर्फ 2% भूमि है। वहीं पे 7% लोगों के पास कितनी भूमि है? 98% भूमि। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है। आप गवर्नमेंट से बात करिए कि भैया तुम ये बताओ, ये डेटा आपने देख लिया, ये डेटा आपने देखा। अब मैं थोड़ा सा फ्रंट पे आता हूँ, देखिएगा। आप भारत सरकार से बात करेंगे तो आपको क्या लगेगा कि डेटा के अकॉर्डिंग भारत में सीमांत कृषक और लघु जोत, इन दोनों को मिलाकर के कुल अनुपात में 1.8% जोत के ही क्षेत्र हैं। और कितना पॉपुलेशन उस पे है? मतलब 93% लोगों के पास एन एवरेज खेत कितना है? 1.8%। मतलब 100 लोग हैं भारत में, 100 लोग हैं, 100 बीघा खेत है, तो उस 100 बीघे का सिर्फ 2 बीघे के ही मालिक भारत के 93 लोग हैं। याद रखिएगा, ये डेटा बताता है। और जो 7 लोग हैं, उन 7 लोगों के पास में एन एवरेज में कितना खेत जा रहा है? एन एवरेज में जा रहा है 98% खेत। ये मैं नहीं बता रहा हूं, हमारा डेटा बता रहा है। क्लियर? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये डेटा बताता है कि 93% लोगों के पास में ही 2% का खेत बचा हुआ है। ये डेटा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो आप सोच सकते हैं कि आजादी के बाद से हमने इतना ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म किया, उसके बावजूद भी आज हमारे यहाँ कृषि में बहुत ज्यादा एक खाई देखने को मिल रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने अपनी भूमि का सही तरीके से वितरण नहीं किया, चाहे वो चकबंदी के माध्यम से हो, हदबंदी के माध्यम से, या भूदान आंदोलन के माध्यम से हो। हमने सिर्फ कागजों में ही नियमों या नीतियों का क्रियान्वयन किया, हकीकत या जमीनी स्तर पर हमने उसका सही मायने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। आपको एक बात मैं और बता दूं कि आज हमारी भारतीय कृषि क्यों पिछड़ी हुई है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे यहाँ जोत के आकार सबसे कम है और उस पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड है। भारत का डेटा कहता है कि 45% भारतीय जनसंख्या प्रत्यक्ष तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, आई मीन खेती में इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर पे इन्वॉल्व है। लेकिन मेरा ये खुद का अनुमान कहता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली 50 से 55% लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और इनडायरेक्टली अमूमन 70 से 80% लोग अभी भी भारत में एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। सबसे खास बात है, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर इसीलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि हमने अपने एग्रीकल्चर में रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं किया। हालांकि रोजगार के अवसर सृजन हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर रोजगार के अवसरों का सृजन हो भी रहा है तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि जर्नली ऐसी सिनेरियो में होगा क्या कि वहां पे कि एक सेकंड में पानी पी लूं, मेरे दोस्त गला सूख रहा है। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में होगा क्या कि अगर हमारे यहाँ क्षेत्र का बहुत ज्यादा सही सही तरीके से उनको हमने बांट नहीं रखा है, तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉब्लम करेगा। यही रीजन है कि भारत में सबसे ज्यादा खेती में, खासकर खेती में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में मानसून पे डिपेंडेंसी हमारे एग्रीकल्चर की है। मानसून हमारे यहाँ स्थिर नहीं रहता, जहां पे बारिश होगी वहां पे बाढ़ आएगा, जहां पे बारिश नहीं होगा वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? वहां पर हमें सूखा देखने को मिलेगा। तो ऐसे सिनेरियो में भी कहीं ना कहीं हमारी कृषि अलाभकारी होती जा रही है। हमने नदी जोड़ो परियोजना का भी टारगेट किया कि नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से भी हम एक तरीके से जहां पे ज्यादा बारिश हो रही, ज्यादा पानी आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, उनको हम उन क्षेत्रों में स्विच कर सके जहाँ पे सूखे जैसी प्रवृत्तियां हैं। लेकिन इतनी ज्यादा विविधता होने के कारण हम आज प्रेजेंट टाइम पे नदी जोड़ो परियोजनाओं को भी सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पाए, इसीलिए हमारा एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं पिछड़ा रहा है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं डेटा पे। अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं खाद्यान्न पे, तो भारत सरकार जो अभी एमएसपी की घोषणा की है, अच्छा एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी हम कल आपसे बता देंगे कि एमएसपी किस पे कितना लगाया गया है।
2024-25 में जो खाद्यान्न बताया गया है वो कितना है, वो 228.85 मिलियन टन का अनुमान रहने, मतलब खाद्यान्न का उत्पादन हमारे यहाँ पे होने का अनुमान है। वहीं पे अगर मैं चावल की बात करूं तो 136 मिलियन टन है, गेहूं 112.9 मिलियन टन है, चना 11.58 मिलियन टन, मोटा अनाज 17.41 मिलियन टन। अगर मैं तिलहन की बात करूं तो तिलहन में मूंगफली 10.28 मिलियन टन, सोयाबीन 13.5 टन मिलियन टन, रेपसीड या सरसों की मैं बात करूं तो 13.16 मिलियन टन के उत्पादन रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर मैं गन्ना की बात करूं तो गन्ना 442.52 मिलियन टन का अनुमान है। वहीं अगर मैं कपास की बात करूं तो 32.52 मिलियन गांठें, और एक गांठ में कितना माना जाता है, 170 किलोग्राम के आसपास मेजरमेंट में आता है। अगर मैं जूट की बात करूं तो 9.26 मिलियन गांठें हैं, और जूट में 180 किलोग्राम का मेजरमेंट किया जाता है। अब वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा आपसे प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करूं कि कौन कौन से उत्पादक राज्य हैं, तो चावल सबसे नंबर 1 पे कौन है? चावल उत्पादक राज्यों में है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। अब मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। पेन में चेंज इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ आपको और भी बताना पड़ेगा। क्लियर? ये वाला जो है ये कुल उत्पादक है, और ये वाला है ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाले राज्य इस समय प्रेजेंट टाइम पे चावल में उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना है। लेकिन अगर मैं कुल उत्पादन की बात करूं तो कुल उत्पादन में नंबर 1 पे तेलंगाना, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पे पश्चिम बंगाल आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी तक उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल चल रहे थे, लेकिन तेलंगाना ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। वहीं पे अगर मैं गेहूं की बात करूं कुल उत्पादन में, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब हैं। लेकिन अगर वहीं पे मैं प्रति हेक्टेयर की बात करूं तो प्रति हेक्टेयर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब है। मतलब प्रति हेक्टेयर को कुल उत्पादन डिट्टो है। मक्का प्रति उत्पादन में हेक्टेयर में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, और कुल उत्पादन में कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश है। वहीं पे अगर मैं मोटे अनाज की बात करूं तो मोटे अनाजों में राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश एक कुल उत्पादन में है। वही प्रति हेक्टेयर में नंबर 1 पे राजस्थान, नंबर 2 पे कर्नाटक और नंबर 3 पे महाराष्ट्र है। दाल में मैं बात करूं कुल उत्पादन की, तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे महाराष्ट्र और नंबर 3 पे राजस्थान। प्रति हेक्टेयर मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र है। अगर मैं कुल खाद्यान्न की बात करूं कि कुल खाद्यान्न में नंबर 1 कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ये तीनों कुल खाद्यान्न में 3 अग्रणी राज्य हैं, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। वहीं पे अगर मैं मूंगफली की बात करूं तो मूंगफली कुल उत्पादन में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और प्रति हेक्टेयर में गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। ये दोनों सेम है, बट यहाँ पे आंध्र प्रदेश एंट्री मार रहा है। अगर मैं सरसों के कुल उत्पादन की बात करूं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, वहीं पे प्रति हेक्टेयर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। सोयाबीन की अगर मैं बात करूं तो सोयाबीन में कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। प्रति हेक्टेयर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। इन तीनों पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे। सूरजमुखी कुल उत्पादन में कर्नाटक, हरियाणा और उड़ीसा है। वहीं अगर मैं प्रति हेक्टेयर की बात करूं तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है। गन्ने की अगर मैं बात करूं, सॉरी उससे पहले हमारा तिलहन है, तो तिलहन टोटल में कुल उत्पादन में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात है। गन्ना उत्पादन की मैं बात करूं कुल उत्पादन में, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। कुल उत्पादन में गन्ना में नंबर 1 कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। लेकिन चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है। वहीं मैं प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन की बात करूं तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। वहीं कपास की मैं बात करूं तो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, और प्रति हेक्टेयर महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो कल मैंने आपके इतने सेशंस पे इतने सारे टॉपिक्स को कवर किया था, जो मैंने एक बार फिर से आपको आज कवर करने की कोशिश की है, रिकवर किया है।
तो गरीबी, बेरोजगारी समितियाँ, एग्रीकल्चर, खनिज और महत्वपूर्ण टर्म्स, ये मैंने आपके समक्ष प्रेज़ेंट करने की कोशिश की है। अब एक हमारा टॉपिक आज का जो नया टॉपिक है वो हम आपके साथ कवर करने की कोशिश करेंगे और वो है हमारा क्या? टैक्सेशन। क्लियर? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टैक्सेशन। अच्छा।